हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो आज की क्लास है ना, दिस इज़ अबाउट गोइंग टू बी अ क्वेश्चन। इससे पहले हम लोगों ने जितनी भी क्लासेस लिए हैं, जितने भी लेक्चर्स हम लोगों ने रिकॉर्ड किए हैं, आप लोगों ने देखे हैं अभी तक, उसमें हम लोग कवर कर चुके हैं ऑडिट रिस्क को। इसके अलावा बिजनेस रिस्क हो गया। फिर फाइनली हमारे पास था सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स थे। फिर हमने सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस के बारे में बात की थी कि व्हाट दिस इज़। एंड इसके अलावा हम लोगों ने ये चीज़ें भी, क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किए, जैसे बेसेट कॉर्पोरेशन का क्वेश्चन है, राइटर कॉर्पोरेशन का क्वेश्चन है। इनके वो स्पेसिफिक पार्ट्स हम लोगों ने किए थे जो कि हमारे साथ रिलेट करते थे। जैसे कि ऑडिट रिस्क है, बिज़नेस रिस्क है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के पार्ट रिलेट करते थे। वो हम लोगों ने कंप्लीट किए थे। अब अगर मैं अब आपको राइटर कॉर्पोरेशन का क्वेश्चन दिखाऊँ, आप पुरानी रिकॉर्डिंग्स में पिछली जो अभी लेक्चर्स पढ़े हुए हैं इसी ग्रुप के अंदर, इसी यूट्यूब के पूरे इस प्लेटफ़ॉर्म पे, जो एक मैंने बना के रखा हुआ है, एक स्पेसिफिक साइट बना के रखी हुई है, उसमें से ट्रिपल ए के लेक्चर्स हैं। वहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये क्वेश्चन किए, मैंने ये किया हुआ है। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑडिट प्रोसीजर्स डिज़ाइन किए थे हम लोगों ने पूरे। मतलब ऑलमोस्ट हम लोग 40 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पहले, ये वाला अटेम्प्ट, ठीक है? और हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक हम लोग 40 में से ऑलमोस्ट 30-35 मार्क्स अटेम्प्ट कर चुके थे इसमें से पूरे-पूरे, जिसमें से हमें मिल सकते थे। और मैंने आपको ये भी सिखाया था कि हम लोग जो मार्क्स होते हैं, ये दीज़ 4 मार्क्स, प्रोफेशनल मार्क्स, हम लोग वो किस तरह से लेते हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन लिखना सिखाया है, मैंने आपको मेल लिखनी सिखाई है। इन माय पास्ट रिकॉर्डिंग्स आप उनको देख सकते हैं बहुत ईज़िली। मैंने 2 क्वेश्चन्स के अंदर आपको ये वाली मेल लिखनी सिखाई है कि जब भी हम लोग पेपर सॉल्व करने लगते हैं, तो वी कैन नॉट डायरेक्टली गो टुवर्ड्स द रिक्वायरमेंट और हम लोग पार्ट ए लिख के बच्चों की तरह एफेड में जैसे करते थे, वैसे हम लोग नहीं सॉल्व करना शुरू कर देते पेपर को। हम लोग पहले एक इंट्रोडक्शन लिखते हैं। जैसे मेल आई है, वैसे भी हमने मेल बैक करनी है। ये देखो, ईमेल फ्रॉम ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर, ये हमें हमें जो क्वेश्चन नंबर 1 आता है 50 मार्क्स का, वो एक मेल मिलती है। उस मेल के रिप्लाई में भी मुझे मेल लिख के फिर उसके बाद एक इंट्रोडक्शन लिखना है, एक मेल लिखनी है, फिर उसके बाद पार्ट नंबर ए पे आना है, उसके बारे में लिखना है, पार्ट बी के बारे में लिखना है, पार्ट सी के बारे में लिखना है एंड फाइनली पार्ट डी के बारे में, इस तरह से। पहले हम लोगों ने जो हमारा जहाँ पे लेक्चर शुरू हुए थे, हम लोगों ने पढ़ा था रैप मॉडल सीखे हमने, उसके बाद एनालिटिकल प्रोसीजर्स सीखे हैं, ऑडिट रिस्क के बारे में पढ़ा है, किस तरीके से आइडेंटिफ़ाई करते हैं। वो 4 स्टेप्स जिसकी बेस पे ऑडिट रिस्क को हम लोग आइडेंटिफ़ाई करते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये वाले स्टेप्स, जो जिनकी बेस पे ऑडिट रिस्क के बारे में क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं, मैंने आपको ये सिखाया था। हमने इसका भी क्वेश्चन सॉल्व किए। फिर इसके अलावा हम लोगों ने सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स पढ़ लिए, ऑडिट एविडेंस, ऑडिट प्रोसीजर्स, इन दोनों में क्या फ़र्क है, इस चीज़ के बारे में पढ़ा है एंड फाइनली बिज़नेस रिस्क के बारे में भी पढ़ लिया है। और छोटे-मोटे टॉपिक्स जैसे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हो गया। इसके अलावा और भी बहुत से छोटे-मोटे टॉपिक्स हैं जो कि हमने पढ़े हैं, कवर अप किए हुए हैं। हम लोगों ने नया टॉपिक शुरू किया था एथिकल एंड प्रोफेशनल इश्यूज़ का, जिसमें हम लोगों ने ये बताया था कि पहला जो क्वेश्चन होता है 50 मार्क्स का, उसके अंदर तो भाई ये लाज़मी आपका फ़ॉल कर रहा होता है। ऐसा बहुत कम होता है कि ये 50 मार्क्स का क्वेश्चन के अंदर आपका एथिक्स या प्रोफेशनलिज़्म वाला क्वेश्चन ना आ रहा हो। अब यहाँ पे देखें, पार्ट डी के अंदर उसने 10 मार्क्स का पूछा हुआ है राइटर कॉर्पोरेशन में, ठीक है? ये कब का क्वेश्चन है? खैर जब का भी है, लेकिन हम लोग जब पास्ट पेपर्स कर रहे होंगे ना, तो उधर भी आप देखेंगे कि यार 10 या 10 से ज़्यादा मार्क्स वो पूछ ही रहा होता है। इससे कम उसने नहीं पूछने, इतने वो पूछता ही पूछता है। और क्योंकि आपने ये चीज़ F9 में पढ़ी है, F8 में आपने ज़्यादा पढ़ी हुई है, ठीक है? F7 में भी शायद थोड़ी बहुत आपने टच की है। एसपीआर में भी आप थोड़ी बहुत टच कर देते हो। इसके अलावा एसपीएल हो गया, इस तरह के पेपर्स, वहाँ पे आप थोड़ा बहुत ये टच कर रहे होते हो। इस वजह से इसके बारे में लिखना बहुत आसान है। 10 या फिर 15 मार्क्स जितने का भी ये आता है, इनके बारे में ना लिखना बहुत आसान होता है। मैंने आपको इस क्वेश्चन को करने की एक टेक्नीक भी बताई थी, जिसमें मैंने आपको ब्रेकअप दिया था कि एथिकल इश्यूज़ के लिए इन और एडवांस्ड ऑडिट हम लोग आईसीसीआई यूज़ करते हैं, जिसमें इंडिपेंडेंस थ्रेड आई स्टैंड करता है, सी से कॉन्फिडेंशियलिटी, सी से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड आई से स्टैंड करता है इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट। इन चीज़ों को यूज़ करते हुए आप आसानी से आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो कि एथिकल इश्यूज़ क्या हैं, और प्रोफेशनल इश्यूज़ के लिए हम लोग जो इश्यूज़ एथिक्स में नहीं कवर्ड लेकिन ऑडिटर को अफ़ेक्ट करेंगे, दोज़ ऑल आर प्रोफेशनल इश्यूज़। लेकिन इसके अलावा भी हम लोग मैप आई यूज़ करते हैं, जिसमें एम स्टैंड्स फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, ए स्टैंड्स फॉर ऑडिटर्स लायबिलिटी, पी स्टैंड्स फॉर प्रैक्टिस मैनेजमेंट, जो कि एक बहुत बड़ा सेपरेट टॉपिक है, जिसमें 4 डिफरेंट टॉपिक्स आते हैं। और ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं बनता है, ये हमेशा 25-25 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के अंदर सेपरेटली पूछा जाता है, ये वाला प्रैक्टिस मैनेजमेंट। और फाइनली आई स्टैंड करता है इम्पैक्ट ऑन ऑडिट के ऊपर। हमने इन सब के बारे में पढ़ा है।
सबके ऊपर पिछली रिकॉर्डिंग में आप देख सकते हैं, हम लोगों ने पढ़ ली है पिछली 2 रिकॉर्डिंग्स शायद प्रोफेशनल एंड एथिकल्स की हैं, उसको आप देख सकते हैं। और जो प्रैक्टिस मैनेजमेंट है, इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा। 2 क्वेश्चंस हम लोग जब सॉल्व कर लेंगे प्रोफेशनलिज्म और एथिकल इश्यूज़ के, तो हम लोग फिर आएँगे प्रैक्टिस मैनेजमेंट को पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चंस फिर सॉल्व करेंगे। नाउ बिफोर वी मूव ऑन टुवर्ड्स एनी क्वेश्चन, एनी पास्ट एग्ज़ाम के क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करें, एक बात याद रखनी है। जो भी थ्रेट आता है उसको सॉल्व करने के लिए हमेशा उसकी आइडेंटिफिकेशन की जाती है, यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको एक्सप्लेन करना है कि व्हाई इट इज़ अ रिस्क, सॉरी व्हाई इट इज़ एन इश्यू, एंड फाइनली आप उसका सेफगार्ड देते हो। ये सेफगार्ड देना बहुत ज़रूरी होता है और हमारा गोल हमेशा लिखने का सेफगार्ड के अंदर ये होता है कि आइदर यू विल बी रिड्यूसिंग दैट इश्यू टू एन एक्सेप्टेबल लेवल, या फिर आप उसको मिटिगेट करोगे। और अगर मिटिगेट करने का मतलब ये है कि जड़ से उठा के खत्म कर देना, लेकिन एक्सेप्टेबल लेवल तक रिड्यूस करने का मतलब ये है कि कुछ सेफगार्ड्स लगाना। जिस तरह से इंडिपेंडेंस थ्रेट के अंदर आपने सेल्फ इंटरेस्ट पढ़ा, सेल्फ रिव्यू पढ़ा, आपने फेमिलियरिटी पढ़ा। हम लोगों ने बुक के अंदर जाके देखा कि हर एक थ्रेड के अंदर उसने आगे सेफगार्ड दिया हुआ था। आप वो वाले तो यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसके अलावा अगर वो आप यूज़ कर रहे हो, दिस मीन्स कि आप एक्सेप्टेबल लेवल तक लेकर आ रहे हो। अगर आप मिटिगेट कर रहे हो, इसका मतलब ये होता है कि उस चीज़ को आप खत्म कर दो, उस चीज़ को करो ही मत आप। कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, नहीं करो, ताकि आपका थ्रेट ही ना बने। ठीक है? दिस इज़ नोन एज़ मिटिगेशन ऑफ अ थ्रेट। हम लोग मूव करते हैं टुवर्ड्स अ क्वेश्चन। ये 3 अप्रोचेज़ होती हैं एक कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसी के क्वेश्चन के ऊपर, इसी चीज़ के ऊपर मैं आज आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगा। आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई करने के बाद एक्सप्लेन करना और साथ-साथ उसका सेफगार्ड देना। ठीक हो गया? लेट्स गो टुवर्ड्स द क्वेश्चन। राइटर कॉर्पोरेशन का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसने रिक्वायरमेंट पार्ट नंबर डी पढ़ेंगे हम लोग डायरेक्टली, क्योंकि इससे ऊपर वाले पार्ट्स हम लोग ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं, ये वाले। ठीक हो गया? हम लोग आज आ रहे हैं पार्ट नंबर डी के ऊपर। यूजिंग द नोट फ्रॉम द ऑडिट कमिटी फोन कॉल इन एग्जिबिट नंबर 5। ठीक है भाई, हम लोग इस क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट एग्जिबिट नंबर 5 के ऊपर मूव कर जाएंगे। क्या मांगे? डिस्कस एनी एथिकल इश्यूज रेलेवेंट टू द ग्रुप ऑडिट एंड रिकमेंड अप्रोप्रिएट एक्शंस टू बी टेकन बाय आवर फर्म। ठीक है? एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे उसने क्या चीज़ माँगी है? सिर्फ डिस्कस एनी एथिकल इश्यूज़, उसने प्रोफेशनल इश्यूज़ नहीं माँगे। तो डायरेक्टली मेरे ज़हन में क्या आएगा कि भाई ये जो प्रोफेशनल इश्यूज़ के अंदर मैप आया था, इसको तो इग्नोर कर दो, इस क्वेश्चन के अंदर इस चीज़ के बारे में नहीं लिखना। किस चीज़ के बारे में लिखना है? सिर्फ और सिर्फ एथिक्स के बारे में लिखना है। अगर एथिक्स के बारे में मैंने लिखना है, तो मेरे ज़हन में एकदम से आ जाना चाहिए कि मैंने किस चीज़ के बारे में लिखना है? आईसीसीआई के बारे में लिखना है, जिसमें इंडिपेंडेंस थ्रेट है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट है। मुझे मैप आई के अंदर से कोई इश्यू मिल भी रहा हुआ इस क्वेश्चन के अंदर, मैं नहीं लिखूँगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ आईसीसीआई के ऊपर लिखूँगा। ठीक हो गया? एग्ज़िबिट 5 की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं उसने क्या रिक्वायरमेंट दी और कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये रहा एग्ज़िबिट नंबर 5। क्या कहता है कि द ग्रुप करंटली हैज़ 3 नॉन-एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर्स हू फॉर्म द ग्रुप ऑडिट कमिटी. Until January 2015, there was a fourth non-executive director who was also the financial reporting expert of the group audit committee. मुझे यहाँ तक किसी किस्म का कोई एथिकल इश्यू नहीं मिला, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उसने एथिकल इश्यू माँगा हुआ है और मुझे याद हो तो यहाँ से मैंने एक ऑडिट रिस्क भी बनाया था उठा के। तो ये तो मेरे लिए एग्ज़िबिट 5 क्वेश्चन नंबर पार्ट डी के अंदर यूज़लेस हो गया, यानी एथिक्स के लिए यूज़लेस हो चुका है अभी तक। आगे क्या कहते हैं? द ग्रुप इज लुकिंग टू फाइंड अ रिप्लेसमेंट बट इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू रिक्रूट फॉर दिस पोजीशन एंड हैज रिक्वेस्टेड दैट अ सीनियर पार्टनर फ्रॉम स्क्वायर एंड कॉर्पोरेशन बिकम अ मेंबर ऑफ द ग्रुप ऑडिट कमिटी व्हाइल अ रिप्लेसमेंट इज बीइंग सॉट। ओए होए होए! इतना बड़ा उसने उठा के आपको थ्रेट दे दिया और थ्रेट टू इंडिपेंडेंस दे दिया, पहला वाला आया आपके पास आ गया। क्या है कि भाई, आप पहली बात तो ये कि ग्रुप के अंदर आप जा रहे हो बनने के लिए, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनने के लिए जा रहे हो, इसका मतलब ये आप कंट्रोल एक्सर्ट करोगे वहाँ पे, आपका पार्टनर एक्सर्ट करने लगा है कंट्रोल। अब यहाँ पे आपके पास उठते हैं 2 मसले, क्या-क्या? पहला तो मसला है सेल्फ रिव्यू थ्रेड का, कि वो पार्टनर जहाँ पे डिसीजन मेकिंग कर रहा होगा, जिस जगह पे बैठ के डिसीजन मेकिंग कर रहा होगा, वो ट्रिकल डाउन होके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर आएँगी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इन्फ्लुएंस करेंगी। जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इन्फ्लुएंस करेंगी और एज़ एन ऑडिटर वो दोबारा से उसका साइन कर रहा होगा, एज़ अ पार्टनर उस चीज़ को ऑडिट कर रहा होगा, तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट खड़ा हो गया कि अपना काम उसने खुद किया और फिर उसका ऑडिट भी खुद किया। अब अगर मैं सिर्फ बोलते-बोलते इसका बताऊँ कि इसका सेफगार्ड क्या होना चाहिए, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका सेफगार्ड क्या है कि भाई द पार्टनर शुड नॉट बिकम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्हाटएवर, इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे लिखेंगे बाद में देखते हैं। दूसरा इसका बड़ा थ्रेट,
कि भाई सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी तो है ना यहाँ पे। जब पार्टनर बन जाएगा यहाँ पे एक पोज़ीशन, एक सीनियर पोज़ीशन ले लेगा उस बोर्ड के अंदर, और जो ऑडिट टीम बैठी हुई होगी, जो ऑडिट कर रही होगी पार्टनर के अंडर, वो डरेगी नहीं पार्टनर से क्या? वो ये नहीं सोचेगी कि मेरा पार्टनर ऊपर बैठा हुआ है, वो इस कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अगर मैंने कोई मसला निकाल लिया तो ये पार्टनर मुझे अपनी फर्म से निकाल देगा। तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी है, या फिर आप इसको टुवर्ड्स इंटिमिडेशन, इंटिमिडेशन की तरफ आप नहीं लेके जा सकते, लेकिन फेमिलियरिटी एंड अ बिट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट की तरफ आप लेके जा सकते हो कि भाई पार्टनर अगर आपका बैठ गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे, वो कंट्रोल एक्सर्ट कर रहे हैं। पहला तो हुआ सेल्फ रिव्यू थ्रेट। दूसरी बात, ऑडिट टीम नेग्लिजेंस हो जाएगी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को लूज कर जाएगी, बिकॉज फर्म का जो गोल होगा वो अलाइंड हो जाएगा कंपनी के गोल के साथ। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस लूज हो जाएगा, लोग शक नहीं करेंगे, जो ऑडिट टीम है वो यही समझे कि पार्टनर बैठा है, उसने क्या गलती करनी है, वो शक नहीं करेंगे। तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी आपका बन गया। 2 थ्रेट्स आपने निकाल दिए। अगेन यहाँ पे टीम को पूरी तरह से प्रोफेशनली स्केप्टिक होना चाहिए, बट बिफोर दैट आपने एक ही सिर्फ सेफगार्ड इन दोनों चीज़ों के लिए लिखना है, दोनों थ्रेट्स के लिए, कि द पार्टनर शुड रिजेक्ट दिस पोज़ीशन। ठीक हो गया? क्योंकि हमारा कोड इस चीज़ को अलाउ नहीं करता। आगे आते हैं, आगे वो कहते हैं, इन एडिशन द ग्रुप ऑडिट कमिटी इज लुकिंग टू अपॉइंट अ फर्म ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स टू परफॉर्म अ कॉर्पोरेट फाइनेंस वर्क इन रिलेशन टू द प्लान्ड ग्रुप रिस्ट्रक्चरिंग। अच्छा, ग्रुप की रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, उसके लिए क्या करना चाहते हो आप? जो आपका क्लाइंट है, वो किसी और फर्म को हायर करना चाहता है कि भाई वो ये काम कर दे आके, रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर जितना भी फाइनेंस से रिलेटेड वर्क है, उसकी कैलकुलेशन है, वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप उनके ऑलरेडी ऑडिटर हो। अकॉर्डिंग टू कोड एक दूसरी सर्विस प्रोवाइड करना इज़ नॉट अलाउड। 15% से ऊपर फीस जा सकती है, कोई भी और रीज़न हो सकती है, सेल्फ रिव्यू भी हो सकता है। तो कंपनी को पता है आप ये पोज़ीशन नहीं, आप ये वाली सर्विस नहीं दे सकते, उससे बेहतर ये है कि आप हमें कोई अ, ये किसी और बंदे को हायर करना चाह रहे हैं, किसी और अकाउंटेंट या किसी और फर्म को हायर करना चाह रहे हैं। The audit committee understands that Square Incorporation cannot provide this non-audit service as it would create a significant threat to auditor objectivity. ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक बोला है उसने। However, the audit committee has asked if our firm can recommend any other firm to perform the work. अच्छा जी, यहाँ पे ये वाली जो लाइन उसने बोली है ना, यहाँ पे एक और रिस्क आपके पास बन जाता है। कैसे? अगर आपको याद हो तो थ्रेट टू इंडिपेंडेंस के अंदर हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, या फिर आपके पास जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उसके अंदर आपने एक चीज पढ़ी हुई है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। अब लेट्स सपोज कि आप, अब होता ये है कि जिस वक्त आप देते हो ना, यहाँ पे प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर की अगर हम लोग बात करें, अगर आप किसी और बंदे को बोल रहे हो कि यार आप आके सर्विस प्रोवाइड कर दो, क्योंकि क्या हुआ है, ऑडिट कमेटी ने हमारी फर्म से बोला हुआ है कि भाई हम लोग रेकमेंड करें किसी और फर्म को उनके लिए, ताकि वो उसको यूज करें। अब लेट सपोज मेरी रेकमेंड की गई फर्म एक अच्छी फर्म नहीं है, उनका कॉम्पिटेंट लेवल उतना नहीं है, दे आर नॉट दैट मच कॉम्पिटेंट, तो होगा क्या इन दी एंड? होगा ये कि उनका काम हो जाएगा नेग्लिजेंट, प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट नहीं होगे, उनका काम हो जाएगा खराब, जिसकी वजह से किसकी रेपुटेशन में फर्क आएगा? उसकी, उस फर्म पे तो आएगा ही आएगा, लेकिन साथ साथ मेरी रेपुटेशन के ऊपर भी फर्क आना है भाई, एज एन ऑडिट फर्म। यानी कि अगर इन इन एसेंस इसको देखा जाए, अगर एक चीज़ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट नहीं है, तो मैंने उसको रिकमेंड क्यों किया? तो यहाँ पे कौन-सा प्रिंसिपल है जो मेरा हिट हो रहा है? फंडामेंटल प्रिंसिपल नंबर 4 हुआ करता था, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर के ऑडिटर की रिक्वायरमेंट है कि वो हमेशा अपने आप को अप टू डेट रखे नॉलेज से। और अगर कोई और बंदा अप टू डेट नहीं है, तो मैं तो उसको रिकमेंड ना करूँ ना, मैं तो अपनी रेपुटेशन को खराब ना करूँ। तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर की बात आ जाती है। एक और थ्रेट यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है? तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए, अगर मैं इसका सेफगार्ड बनाऊँगा, मैं क्या करूँगा कि भाई मुझे ऐसी फर्म को रिकमेंड करना चाहिए हू हैज़ पास्ट एक्सपीरियंस इन परफॉर्मिंग दिस काइंड ऑफ वर्क, ताकि वो ठीक से प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट एंड ड्यू केयर के प्रिंसिपल को फॉलो करके वो काम करें। आगे क्या कहते हैं? Following the call, the managing partner of Square and Corporation has suggested that the firm recommend Ranger Associates, an unconnected firm, to carry out the work. If Ranger Associates is appointed, Square and Corporation will charge Ranger Associates a referral fee equivalent to 10% of the fee for the corporate finance engagement. भाई सीधी सी बात है, एक बात हमेशा से याद रखनी है आपने, बड़ा ही आसान सा थ्रेट है एथिक्स के अंदर ये वाला, रेफरल फी के नाम से। जहाँ पे भी इससे रिलेटेड बात हो, बस आपने सीधी-सीधी बात लिख देनी है कि भाई देखो, रेफरल फी आप ले सकते हो, कोर्ट के अंडर ये प्रोहिबिटेड नहीं है।
लेकिन लेने से पहले आपने क्लाइंट को बता देना है कि मैं इस बंदे को तो आपको रेफर कर रहा हूँ। अब स्क्वायर एंड कॉर्पोरेशन यानी मैं जिस फर्म में काम करता हूँ, वो रेंजर्स एसोसिएट्स को रिकमेंड करने लगी है कि भाई आप आओ, इस बंदे का कॉर्पोरेट फाइनेंस वाला काम कर दो। पहली तो मैंने उसके ऊपर क्या लिखा, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर की बात लिख दी कि क्या वो बंदा कॉम्पिटेंट भी है कि नहीं है। एक इश्यू बनता है मेरे लिए एथिकल, ठीक है। लेकिन दूसरी बात मैंने क्या लिखी उसके ऊपर कि भाई रेंजर एसोसिएट्स को अगर मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, तो सीधी-सी बात है मुझे उसके ऊपर 10% की फी मिल रही है जितनी फीस वो कोट करेगा। अब इस बात के लिए अगर ये मैं 10% की फीस लेना चाहता हूँ और मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, तो इससे पहले कि मैं इस बंदे को रिकमेंड करूँ टुवर्ड्स द क्लाइंट, टुवर्ड्स द कंपनी जिसका ऑडिट मैं कर रहा हूँ, मेरा काम बनता है कि मैं उस कंपनी को बताऊँ, उसके बोर्ड को बताऊँ कि यार ये मुझे 10% की फीस मिलेगी और अगर इफ यू आर ऑब्जेक्टिव, इफ यू अलाउ मी दिस मतलब अगर आपकी इजाज़त है, तो आप इससे करवा लें वरना मत करवाएँ। मुझे 10% की फीस मिलेगी। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो आप उसको रेफर कर दोगे या अगर रेफर कर भी रहे हो तो आपने उनको बताना है कि वी विल गेट 10% ऑफ द रेफरल फी अगर आप इससे काम करवाते हैं, ठीक है? तो ये दूसरा थ्रेट आ गया। ये आपका कोड कहता है कि भाई बताओ रेफरल फी के बारे में। In addition, the audit committee has asked Quorum Corporation to work with the group internal audit team to design internal controls over the part of accounting system which deals with revenue and also evaluate operating effectiveness of the internal controls. भाई देखो यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा थ्रेट है, दो चीजें। पहली चीज़ है सेल्फ रिव्यू थ्रेड आपके पास। आपने इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर काम किया, रेवेन्यू के ऊपर काम किया, उसी रेवेन्यू का ऑडिट भी किया, उन्हीं इंटरनल कंट्रोल्स को आपने टेस्ट भी किया, तो क्या हुआ? सेल्फ रिव्यू थ्रेड आ गया कि जो चीज़ें आपने बनाई थी, आज उसी को ऑडिट आप कर रहे हो, दिस इज़ अ सेल्फ रिव्यू थ्रेड। आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लूज़ कर जाओगे, आप चीज़ें ठीक से काम नहीं करोगे बिकॉज़ वो आपका किया गया काम है, यू विल ट्रस्ट योरसेल्फ। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म नहीं रहेगा, सेल्फ रिव्यू थ्रेड है, सीधी-सी बात है, ना करो। फर्दरमोर अगर आप सेल्फ रिव्यू थ्रेड के बारे में और मटेरियल लिखना चाहते हो इन दिस आंसर, आप सिंपल सी बातें लिख सकते हो जिस तरह हम लोगों ने सेल्फ रिव्यू थ्रेड के बारे में उधर पेपर के अंदर पढ़ा था, बुक के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है। जो सेफगार्ड्स उससे दिए हुए कि भाई एक ऑडिट टीम या फिर एक ऑडिट फर्म अपने क्लाइंट को इंटरनल ऑडिट सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर सकती क्योंकि द थ्रेट जो है वो बहुत हाई होता है यहाँ पे, तो वो उनको नहीं प्रोवाइड करनी चाहिए। सेल्फ रिव्यू थ्रेट बहुत ज़्यादा हाई है। एक और थ्रेड कहलाता है व्हिच इज़ नोन एज़ मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी। अब मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी क्या चीज़ होती है? ये चीज़ होती है कि आप एज़ एन ऑडिट मेंबर ऑडिट टीम के अंदर बैठे हुए हो और कंपनी का कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपको कंपनी का किसी चीज़ का कंट्रोल मिल रहा है। आपने कंपनी के किसी भी कंट्रोल का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी। आपने कंपनी के किसी डिसीज़न को कंट्रोल नहीं करना। कोई डिसीज़न कंपनी के बिहाफ़ पे नहीं लेना। ये बात हमेशा से हम लोगों ने पढ़ी हुई है। इसको F8 में भी बोला जाता था मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि थ्रेट टू इंडिपेंडेंस के अंदर आता है ये। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी का थ्रेट एडवांस्ड ऑडिट के अंदर बहुत ज़्यादा रहेगा हमेशा, ठीक है? आपको हर एक एथिक्स के क्वेश्चन के अंदर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली ज़रूर बात मिल रही होगी। तो आपने हमेशा से ये बात याद रखनी है, इसके बारे में हम लोग लिखेंगे भी कि भाई मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ना, एन ऑडिटर कैन नॉट टेक मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज़ देयर इज़ नो सेफगार्ड टू रिड्यूस दिस थ्रेट टू एन एप्रोप्रिएट लेवल. To an acceptable level because the threat is so high that no safeguard can reduce it to an acceptable level. ये सिंपल सी बात है जो कि आपने लिख देनी है। इन शॉर्ट इसका मतलब ये है कि ऑडिटर जब भी कंट्रोल एक्सर्ट करने लगा है क्लाइंट के ऊपर, कोई डिसीजन लेने लगा है क्लाइंट का, कोई कंट्रोल बना के देने लगा है जहाँ पे जो कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो कि हायर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो वहाँ पे आपने बोल देना है कि भाई ऑडिटर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, कोड अलाउ नहीं करता और ये काम इसको एप्रोप्रिएट लेवल तक इस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए कोई सेफगार्ड भी नहीं है। इसलिए आपने इसको हमेशा से मिटिगेट करना है, यू कैन नॉट गिव दिस काइंड ऑफ सर्विस या फिर आप मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। एक तो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की वजह से हमेशा क्या बनेगा? सेल्फ रिव्यू थ्रेड तो बनेगा ही बनेगा। जब सेल्फ रिव्यू थ्रेड बन गया, ये खत्म हो गया, दूसरी चीज़ है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी अगेन यहाँ पे भी आप कितने लिख सकते हो? 2 सेपरेट इश्यूज़ लिख सकते हो। हम लोगों ने कितने आइडेंटिफाई किए? 1, 2 सेल्फ रिव्यू प्लस सेल्फ इंटरेस्ट क्योंकि पार्टनर जा रहा था और वो सर्विस प्रोवाइड करने लगा था एज़ अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो भाई ऑडिट टीम होने के नाते सेल्फ रिव्यू भी बनता था उसका और अगेन सेल्फ इंटरेस्ट भी बनता था क्योंकि ऑडिट टीम जो है वो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लूज़ कर जाएगी। आपने आइडेंटिफाई किया, लिखा, एक्सप्लेन किया क्यों है। यही सारी बातें की जो कि हम लोगों ने ज़ुबान पे की हैं।
ठीक है? और उसके बाद उसको क्या किस तरह से आपने बयान किया, आखिर में एक सेफगार्ड लिखना है, सेल्फ रिव्यू, सेल्फ इंटरेस्ट दोनों के लिए यहाँ पे। एक सेफगार्ड लिख देना है कि भाई जो हमारा पार्टनर है उसको ये वाली सर्विस नहीं देनी चाहिए इनको, ठीक है? उसको नहीं जाना चाहिए उधर। अगला हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म वाला कि हम लोग रिकमेंड करने लगे हैं कोई और फर्म। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कह रहा हूँ सॉरी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर वाली बात की। आइडेंटिफ़ाई कर दिया, लिख दिया। लेकिन रेंजर्स कॉर्पोरेशन वो इसके साथ लिंक्ड है तो हम इन दोनों को भी एक साथ करके लिख सकते हैं, ठीक है? एक्सप्लेन किया इन दोनों को, आइडेंटिफ़ाई किया इन दोनों को, एक्सप्लेन किया इन दोनों को, एक ही सेफगार्ड लिख दिया कि भाई आपने 2 चीज़ों का ख़्याल रखना है। पहली बात तो ये है कि रेफरल फ़ी को क्या करो, क्लाइंट को बता दो। अगर उनको एक्सेप्टेड है तो फिर आप इनको रेफरल बता दो कि इतनी हमें रेफरल फ़ी मिल रही है कि अगर आप इनसे काम कराना चाहते हैं, अगर तो आपको कोई मसला नहीं है तो इनको एक्सेप्ट कर लें, वरना मत करें। और दूसरी चीज़ कि जब हम लोग रिकमेंड कर रहे हो रेंजर्स एसोसिएट को तो हम लोगों ने ये ख़्याल रखना है कि वो उन्होंने पास्ट उनका एक्सपीरियंस हो, उनको एक्सपीरियंस हो इस चीज़ का और वो कॉम्पिटेंट हो इस चीज़ के अंदर, वरना हमें उनको रिकमेंड नहीं करना, वरना हमारी रेपुटेशन के ऊपर भी हाथ उठाया जाएगा। ठीक है? ये हम लोगों ने 2 इकट्ठे कर दिए, दूसरा हमारा हो गया और तीसरी बात इसके बारे में मैं आपको लाइव लिख के दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अगेन आइडेंटिफाई, एक्सप्लेन, सेफगार्ड 2 रिस्क मैंने आइडेंटिफाई किए, सेल्फ रिव्यू थ्रेट और मैंने ये भी बोला कि यार इंटरनल ऑडिट की सर्विस नहीं प्रोवाइड करनी चाहिए और तीसरी चीज़ मैंने बोली कि मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि एक्सेप्टेबल लेवल तक किसी भी सेफगार्ड के साथ रिड्यूस नहीं हो सकती। इसको कैसे लिखेंगे देख लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, इधर लिखते हैं इसको। सबसे पहली चीज़ क्या है कि भाई देखो ऑडिट टीम जो है, ऑडिट कमिटी ने आस्क किया है स्क्वायर एंड कॉर्पोरेशन को टू वर्क विद द ग्रुप इंटरनल ऑडिट टीम टू डिजाइन इंटरनल कंट्रोल्स। ठीक है। द ऑडिट कमिटी हैज आस्क्ड द ऑडिट टीम फ्रॉम स्क्वायर एंड कॉर्पोरेशन टू वर्क विद द ग्रुप इंटरनल ऑडिट टीम डिजाइन इंटरनल कंट्रोल्स। This would lead to management responsibility and also a self-review threat. आइडेंटिफाई कर लिया, दोनों चीज़ें मैंने आइडेंटिफाई कर दी एग्ज़ामिनर को। अब उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने सिंपल जाना है और इसको एक्सप्लेन कर देना है फर्दर। एक्सप्लेन कैसे करूँगा इस तरह से, if the audit team would make internal controls, it is highly likely that the same audit team would not be professionally। मेरे से professionally skeptic while auditing the same internal controls. Hence, less audit work would be performed and less। नहीं, बस इतना बहुत है। सैंपल साइज़ अगेन लिखने का मतलब ये लेस सैंपल साइज़ लिया जाएगा, मतलब ये है कि ऑडिट का काम कम किया जाएगा। Hence, less audit work would be performed। So, hence, less audit work would be performed। Additionally, an auditor नहीं, इसको लिखने से पहले ना तो अगला पॉइंट लिखना है, इसके बारे में हम लोग इसको एक्सप्लेन कर देते हैं सेल्फ रिव्यू थ्रेड के अंडर। देखो, हम लोगों ने जब सेल्फ रिव्यू थ्रेड को पढ़ा था ना, मैं अगर आपको दिखा दूँ बुक के अंदर से सेल्फ रिव्यू थ्रेड के बारे में, यहाँ पे वो मुझे मिल जाए जल्दी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहे।
देखो जब हम लोगों ने सेल्फ रिव्यू थ्रेड के बारे में पढ़ा था ना, ये बुक के अंदर मैंने सारा आपको पढ़ाया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था इंटरनल ऑडिट सर्विसेज के बारे में यहाँ पे, तो इसमें लिखा हुआ था कि यार देखो द फर्म मस्ट बी सैटिस्फाइड दैट मैनेजमेंट टेक्स फुल रिस्पांसिबिलिटी फॉर द इंटरनल ऑडिट एक्टिविटीज एंड इंटरनल कंट्रोल्स। Professionals who are not audit team members must be used to perform the service. ठीक है भाई, firm cannot provide internal audit services for a listed audit client where the services blah blah blah, ये सारा हमने पढ़ा है। तो हम लोग ये यहाँ से कोई ना कोई स्टोरी बना के अपने मटेरियल के लिए लिख सकते हैं, क्योंकि अब ये क्या है, यहाँ पे लिंक्ड है। अगर मैं आऊँ क्वेश्चन की तरफ, तो जो क्वेश्चन है उसमें उसने ऊपर हमें बताया हुआ है कि क्या ये लिस्टेड है कि अनलिस्टेड है। राइडर कॉर्पोरेशन द पेरेंट कंपनी अनलिस्टेड कंपनी है, ठीक है। राइडर कॉर्पोरेशन इटसेल्फ इज अ लिस्टेड कंपनी। तो हम लोग थोड़ा सा ये वो वाला पॉइंट भी लिख सकते हैं यहाँ पे उठा के, किस तरह से कि भाई देखो, व्हाट वी परफॉर्म एडिशनली, राइडर कॉर्पोरेशन is a listed company and the code does not allow the firm to perform internal audit services for a listed company। ठीक है, अभी तक मैंने उसको सेफ गार्ड नहीं दिया, मैंने उसको मटेरियल दिया कि भाई व्हाई दिस इज एन इशू। ये अब मैंने सिर्फ देखो कौन कौन से आइडेंटिफाई किए। मैंने पहला इशू आइडेंटिफाई किया कि भाई सेल्फ रिव्यू थ्रेट है, मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया कि व्हाई दिस इज एन इशू। मैंने कोई सेफ गार्ड नहीं दिया। सेफ गार्ड क्या होता है, जो कि थ्रेट को रिड्यूस करता है टू एक्सेप्टेबल लेवल, मैंने अभी तक वो नहीं दिया। अब मैं इसको दूसरे पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा और मैं दोनों को मिला के एक ही सेफ गार्ड दे दूंगा। होना क्या है वो सेफ गार्ड, ये हमें पता है कि भाई आपने सर्विस नहीं प्रोवाइड करनी, ठीक है, क्योंकि लिस्टेड कंपनी को आप नहीं दे सकते, लेकिन मार्क्स तो लेने हैं ना, मार्क्स लेने के एक्सप्लेन तो करना है ना आपने, ठीक है। तो आप दूसरा पॉइंट लिखो अब इसके बारे में, यहां से लिखते हैं, एन ऑडिटर इज नॉट अलाउड अंडर द कोड टू assume or undertake management responsibilities as the threat which arises is far too great to be reduced to an acceptable level by using safeguards. The code also guides to not undertake management responsibilities। अब मैं बताऊंगा मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से अराइज होगी। द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी would arise if Square and Corporation। अब मैं वापस आता हूँ क्वेश्चन पे, कहाँ से डिजाइन करूंगा इंटरनल कंट्रोल्स ओवर द पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम विच डील्स विद रेवेन्यू एंड आल्सो इवैल्यूएट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स। इस सब कुछ की वजह से मेरे पास कंट्रोल आ रहा है, इस सब कुछ की वजह से मैं डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होने वाला हूँ, जो कि मैनेजमेंट का काम है, तो मुझे नहीं करना। मैनेजमेंट का काम अगर मैं कर रहा हूँ, इसका मतलब ये कि मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ। इन अदर वर्ड्स, अगर कोई डिसीजन मेकिंग मैं कर रहा हूँ, इसका मतलब है मेरे पास मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, जो कि मेरा काम नहीं है। लेकिन इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये लिख दूंगा, द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी वुड अराइज इफ स्क्वायर एंड कॉर्पोरेशन वुड help in developing the internal controls and to test operating effectiveness, which is the respon responsibility of the management। Okay, what did I write? मैंने क्या लिखा? An auditor is not allowed under the code to assume or undertake management responsibilities as the threat which arises is far too great to be reduced to an acceptable level by using safeguards। कि भाई मैं इन चीजों को, जो थ्रेट अराइज होता है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को, मैं उसको रिड्यूस नहीं कर सकता चाहे जो मर्जी सेफगार्ड लगा लूं। द कोड ऑल्सो गाइड्स नॉट टू अंडरटेक मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, कोड ने भी यही बात की, वही चीज मैंने लिख दी। द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी वुड अराइज इफ स्क्वायर एंड कॉर्पोरेशन वुड हेल्प इन
sorry, Square and Co, not corporation, ये firm है, would help in developing the internal controls and to test operating effectiveness, which is the responsibility of the management. मैंने explain कर दिया. अब मैं दे दूंगा नीचे एक safeguard. दोनों के लिए एक safeguard दूंगा. Hence, Square and corporation should not provide the internal audit service to a listed client and to avoid self-review and management responsibility. Responsibility. बस ये हो गया मेरा एक एथिकल रिस्क जिसके बारे में मैंने लिख दिया. इसके अलावा अब क्वेश्चन के अंदर देखो दो डिफरेंट किस्म के रिस्क है. सारे मैं सॉल्व नहीं करा सकता. लेकिन लेकिन आपको मैंने तरीका बता दिया कि लिखना किस तरीके से आपने इसके बारे में आपको मैंने तरीका बता दिया कि यार लिखते किस तरह. ये जो प्रोफेशनल एंड एथिक्स वाले होते हैं ना क्वेश्चन ये बहुत आसान होते हैं इनके बारे में लिखना. बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, बचपन से भाई आप इसके ऊपर लिखते आ रहे हो. यू डोंट नीड टू आपको अपना सर नहीं खपाना है इसके ऊपर लिखने के लिए. अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता है, आप बहुत ईज़िली इसके ऊपर लिख सकते हो. लिखने का तरीका आना चाहिए. अगेन 3 स्टेप अप्रोच के अकॉर्डिंगली हम लोग लिखते हैं कैसे. हम इसको ज़रा सेट करता हूँ. 3 स्टेप अप्रोच के अकॉर्डिंगली हम लोग लिखते हैं. सबसे पहली चीज़ आइडेंटिफाई करो. जैसे मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई करके दिया आपको. जहाँ पे 2 चीज़ें मैंने आपको आइडेंटिफाई करके दी यूजिंग दिस. ठीक हो गया? इसको मैंने चूज़ किया, दोनों के दोनों थ्रेड्स आइडेंटिफाई कर दिए. ठीक हो गया? इसके अलावा हम लोगों ने चीज़ पढ़ी कि एक्सप्लेन करो. मैंने सेल्फ रिव्यू थ्रेड को यहां से लेकर यहां तक एक्सप्लेन किया, सिर्फ एक्सप्लेन किया, मैंने कोई सेफ कार्ड नहीं दिया. फिर मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी को मैंने इन लाइनों के अंदर एक्सप्लेन कर दिया. ठीक है. और फाइनली अगला स्टेप होता है सेफ कार्ड देने का. मैंने सेफ कार्ड किस तरह से दिया भाई, एक ही दो लाइनों के अंदर मैंने उसको सेफ कार्ड दे दिया कि भाई सेल्फ रिव्यू के लिए भी जो ये वाला था मैंने इसके लिए भी दे दिया और मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी इन दोनों के लिए दे दिया. हाँ, आप 2 पॉइंट्स को मर्ज करके यानी 2 रिस्क या 2 इश्यूज़ को मर्ज करके एक साथ लिख सकते हो. यहाँ पे मैंने 2 इश्यूज़ को मर्ज करके एक साथ लिखा है. इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए इन दोनों को आप 2 इश्यूज़ को मर्ज करोगे और एक साथ लिखोगे जैसे मैंने अभी लिखा है. इसके अंदर भी 2 इश्यूज़ हैं, दोनों को मर्ज करोगे, एक साथ लिखोगे. लेकिन मर्ज आप सिर्फ तब करते हो जब वो एक चीज़ से रिलेट करते हो. अब यहाँ पे सेल्फ रिव्यू और सेल्फ इंटरेस्ट एक ही चीज़ से रिलेट करते हैं कि भाई सीनियर पार्टनर जो है वो किधर बनने लगा है, ग्रुप के ऑडिट कमिटी में जाके बैठने लगा है. यहाँ पे 2 रिस्क जो मैंने आइडेंटिफाई किए, एक हमारा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर वाला फंडामेंटल प्रिंसिपल के ऊपर जो रिस्क अराइज़ हो रहा था, दूसरा रेफरल फी वाला. दोनों किससे रिलेट करते हैं? मैंने रेफर करने लगूँ किसी को, ठीक है? दोनों इससे रिलेट करते हैं. अगर वो 2 सेपरेट चीज़ों से रिलेट करते हैं ना, तो फिर आप उसको मर्ज अप नहीं कर सकते क्योंकि आपने सेफगार्ड देना होता है, तो दोनों के लिए सेपरेट सेफगार्ड होता है. ठीक है? लेकिन अगर वो एक है, तो फिर एक सेफगार्ड दे सकते हो. आई होप यू अंडरस्टैंड. अच्छा, इसके अलावा अगर आप इसको फर्दर डिटेल में देखना चाहते हो, मैं आपको इसको पीछे से भी पढ़ा देता हूँ. देखो वही चीज़ एथिकल इश्यूज़ के अंदर अगर मैं आता हूँ, जो पार्ट डी के अंदर या मैं आपको आंसर दिखा रहा हूँ इसका. उसने पार्टनर टू सर्व ऑन ऑडिट कमिटी के ऊपर इतना कुछ लिखा हुआ है, ठीक है? रेफरल फी के ऊपर लिख दी है उसने, उसने दोनों चीज़ों को कंबाइन किया है. इंटरनल ऑडिट के ऊपर इसने इतना ज़्यादा लिखा हुआ है यार, ये बहुत ज़्यादा लिखने वाली चीज़ है. 3.5 मार्क्स के लिए आप इतना कुछ नहीं लिखते. अगेन यहाँ पे आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ थोड़ा-सा इतना ही लिखना है जितना हम लोगों ने लिखा है. हम लोगों ने सारे को कितने से एक्सप्लेन किए. आई थिंक दिस वाज़ आवर मोस्ट हम लोगों ने जो एफर्ट पुट की. इतने एक पैराग्राफ के अंदर जो इनका एक पैराग्राफ है उतना ही हम लोगों ने लिखा है, लेकिन हमने उसमें सब कुछ एक्सप्लेन कर दी, इतना ही आपने लिखना है. उसने वही बातें यहाँ पे भी किया. फर्दर थ्रेट अराइजेस फ्रॉम द ऑडिट कमिटीज़ रिक्वेस्ट फॉर स्क्वायर एंड कॉर्पोरेशन टू वर्क विद द ग्रुप इंटरनल ऑडिट टीम टू डिजाइन एंड इवैल्यूएट इंटरनल कंट्रोल्स रिलेटिंग टू रेवेन्यू. उसने पूरा का पूरा जो क्वेश्चन के अंदर लिखा था वो छाप के यहाँ पे लिख दिया. आपने इतना कुछ नहीं लिखना. द कोर्ट सजेस्ट दैट प्रोवाइडिंग एन ऑडिट क्लाइंट विद एन इंटरनल ऑडिट सर्विस माइट क्रिएट अ सेल्फ रिव्यू थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी. ठीक है, पहला उसने आइडेंटिफाई कर लिया. This is because in subsequent audits, audit team may use the internal audit work performed in their audit of revenue. उसने explain भी यहाँ पे कर दिया कि क्यों है. They may over rely on the internal controls designed and evaluated by the audit firm or will not apply appropriate level of skepticism when assessing the work. ठीक है. उसने सेल्फ रिव्यू थ्रेड को आइडेंटिफाई किया, सेल्फ रिव्यू थ्रेड को एक्सप्लेन कर दिया एक ही जगह पे. आगे क्या कहते हैं कि in addition a threat of management responsibility arises whereby the audit team making decisions and using judgments which is properly
द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, उसने एक्सप्लेन कर दी, उसने आइडेंटिफाई कर दिया मैनेजमेंट थ्रेट को। आगे क्या किया, उसने एक्सप्लेन और आइडेंटिफाई दोनों का दोनों एक ही सेंटेंस में कर दिया उसने, ठीक है। द कोड स्टेट्स दैट टेकिंग मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग, मॉनिटरिंग एंड मेंटेनिंग इंटरनल कंट्रोल्स इन इज अज्यूमिंग मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, वो एक्सप्लेन करता जा रहा है अभी भी। अकॉर्डिंग टू कोड, एन ऑडिट फर्म मस्ट नॉट assume management responsibility for an audit client because the threat to independence created is so significant that no safeguards could reduce it to an acceptable level. एक्सप्लेन ही किया उसने सारा का सारा मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को इतने दो उसके अंदर। उसने इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम लोगों ने लिखी थी, हमने क्या बताया था कि भाई कोई भी थ्रेट उसको रिड्यूस नहीं कर सकता, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या चीज़, हमने थोड़ा-सा एक्सप्लेन किया था, इसने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन किया, ठीक है। Specifically in relation to public interest entities, the code further states that audit firms shall not provide internal audit services. वही बात जो हमने की थी, उसने यहाँ तक वही बात की हुई है, यहाँ तक उसने वो बात की हुई है, ठीक है। Therefore, Square corporation should politely decline the request made by the audit committee and ensure that audit committee is fully aware of the ethical issues raised by their request. हाँ, ये एक चीज आप लिख सकते हो, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि hence Square and corporation should not provide the inter kindly ignore my English writing के अंदर मुझे इग्नोर किया जाए। यहाँ पे हमने लिखा था आंसर के अंदर, हेंस स्क्वायर एंड कॉर्पोरेशन शुड नॉट प्रोवाइड द इंटरनल ऑडिट सर्विसेज टू अ लिस्टेड क्लाइंट टू अवॉइड सेल्फ रिव्यू एंड मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी। इस तरह से मत लिखो, थोड़ा सा प्रोफेशनल करने के लिखने के लिए इट इज मोर बेटर दैट यू राइट इट दिस वे कि भाई स्क्वायर एंड कॉर्पोरेशन शुड पोलाइटली डिक्लाइन द रिक्वेस्ट मेड बाय द ऑडिट कमेटी एंड आल्सो इंश्योर कि यार ऑडिट कमेटी को पता हो कि आप क्यों डिक्लाइन कर रहे हो रिक्वेस्ट, द रीजंस बिहाइंड रिजेक्शन, ताकि उनको बुरा भी ना लगे, ठीक है। तो इस तरह से लिखना ठीक रहेगा ज्यादा, दिस इज मोर बेटर। इसी तरह से आपने ऊपर वाले दोनों पे लिख लेने हैं, बट इट इज मच बेटर अगर आप ये क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व कर चुके हो, ये एथिक्स वाला पार्ट मेरे साथ सॉल्व कर चुके हो, तो ऑब्वियसली अब आपका ये जाया हो चुका है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट जो मैं करवाऊंगा, नेक्स्ट रिकॉर्डिंग के अंदर आपको पता लग जाएगा कि मैं कौन सा करवाने लगा हूं, तो रिकॉर्डिंग सुनने से पहले आप पूरा का पूरा उसको सॉल्व कर लेना इंशाल्लाह, ताकि आप जब रिकॉर्डिंग सुनो तो आपको मसला ना आए, ठीक है। राइट अबाउट दीज अबव थ्रेट्स योरसेल्फ, पहला तो आखिरी वाला तो मैंने लिखवा दिया क्योंकि वो मुश्किल था, लेकिन ऊपर वाले बहुत आसान है, इनके बारे में खुद से लिखा जाए, रेफरल फी और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू के वगैरह हो गया, जो पार्टनर बैठ रहा है सर वो कर रहे हैं ऑडिट कमेटी के ऊपर, ये बहुत आसान है, इनके बारे में पहले आप खुद लिखें अपने पास, और उसके बाद इसको मूव करें और पीछे से पढ़ें कि यार किस तरह से लिखा हुआ है। लिखा ऐसा ही है, लिखना उतना ही है जितना से आपने मैंने भी कंपेयर करके दिखा दिया कि देखो भाई हमने इतना लिखा हुआ है, दिस इज ठीक है, इतना लिखा हुआ है हम लोगों ने, और पीछे एग्जामिनर ने आंसर इतना ज़्यादा लिखा हुआ है। हम लोगों ने इतना ज़्यादा नहीं लिखना होता, ठीक है? हमने बहुत कम लिखना होता है। राइट इट दिस वे, जिस तरह से मैंने लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई करो, एक्सप्लेन करो और सेफगार्ड दो, दैट इज़ इट। इतनी लंबा आपने काम नहीं करना है, ये बहुत लंबा काम हुआ है। 1, 2, 3, 4, 5 पैराग्राफ्स उसने लिखे हुए हैं, दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड, इतना ज़्यादा आपने नहीं लिखना, ठीक है? इसी तरह से आपने ऊपर वाला एक्सप्लेन कर दिया, रेफरल फी वालों को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सेफगार्ड दे चुका हूँ आपको, आइडेंटिफाई करके दे दिया, उसको बस आपने इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। सेम गोज़ फॉर पार्टनर टू सर्व ऑन ऑडिट कमिटी। थोड़ा-सा रिकॉर्डिंग को पीछे लेके जाएँ, जहाँ पे मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया था, वहाँ से आपको ये दोनों एक्सप्लेन होते हुए हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी। सिर्फ इंग्लिश में कन्वर्ट करना आप सीखें और फिर इसको कंपेयर करें, ठीक है? द मेन चीज़ होती है टेक्नीक होना, वो मैंने आपको दे दी है। नाउ इट इज़ योर रिस्पांसिबिलिटी कि इनको आप सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं करवाऊँगा, वो मैं आपको रिकॉर्डिंग में पता लग जाएगा कि मैं कौन-सा कराऊँगा। एक और मैंने आपको कराना है प्रोफेशनल इश्यूज़ एंड एथिकल इश्यूज़ का। तो उसको रिकॉर्डिंग सुनने से पहले आपने उसको काइंडली खुद से सॉल्व कर लेना है, जो भी नेक्स्ट होगा इंशाल्लाह। सी यू देन एंड अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।